हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का तीसरा अध्याय करने वाले हैं, जिसमें एक एकांकी दी गई है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों, आज हम इस एकांकी का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन दोनों पार्ट्स को अवश्य देखें, तभी जाकर के ये एकांकी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। तो बच्चों, अब तक की एकांकी में हमने देखा कि गोपाल प्रसाद और शंकर किसके यहाँ आते हैं? रामस्वरूप बाबू रामस्वरूप जी के यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? उमा को देखने के लिए, क्योंकि ये पूरी एकांकी जो है वह शंकर और उमा के ही इर्द गिर्द घूमती है। और जब गोपाल प्रसाद जी उमा की आंखों पर चश्मा देखते हैं तो वह सोचते हैं कि उमा काफ़ी पढ़ी लिखी है और उन्हें काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। तो वह रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि यह चश्मा क्यों है? तो देखिए, एक बेटी का पिता होने के नाते यहाँ पर रामस्वरूप बाबू जो हैं वह गोपाल प्रसाद जी से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गोपाल प्रसाद जी को सिर्फ 10वीं पास लड़की चाहिए और उमा जो थी वह बीए कर चुकी थी। तो इसीलिए कहते हैं, बात को घुमाते हुए, कि यह तो सिर्फ ये कामकाज जो करती है ना, सिलाई बुनाई, जिस वजह से उसकी आंखें खराब हो गई थी। अब देखिए, गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि उमा की आंखों पे जो चश्मा है यह पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। तो रामस्वरूप जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उमा क्या करती है? कढ़ाई बुनाई करती है, जिस वजह से उसकी आंखें क्या हो रखी हैं? खराब, यानी उसके आंखों में दर्द हो गया था तो उन्होंने चश्मा लगवा दिया। अब एक पिता चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी पुत्री को एक अच्छा परिवार मिल जाए जहाँ वह खुश रहे, तो वह लड़के वालों की बातों का इस प्रकार से जवाब देते हैं। आगे कहते हैं गोपाल प्रसाद जी हामी भरते हुए, अच्छा ठीक है, बैठो बेटी। किसको कह रहे हैं? उमा को कह रहे हैं कि बैठो बेटी। फिर रामस्वरूप जी कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। जहाँ उमा का बाजा वाजा रखा था वहाँ पे वह उसे बैठने के लिए कहते हैं। और गोपाल प्रसाद जी निगाहें गड़ा करके उमा के चाल ढाल को देखते हैं कि चाल ढाल तो सही है। चेहरे की छवि को निहारते हैं कि लड़की दिख कैसी रही है। फिर कहते हैं, हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? किससे पूछ रहे हैं? उमा से। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। कहते हैं गोपाल प्रसाद जी से कि मेरी बेटी को सितार भी बजाना आता है और बाजा भी। कहते हैं, सुनाओ उमा, एक आध गीत सुनाओ जरा। फिर उमा क्या करती है? सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह गाने लगती है। स्वर में जाहिर है गाने का अच्छा ज्ञान है। जैसे वो गाती थी तो इससे गोपाल प्रसाद जी को क्या लगता है कि वह बहुत ही अच्छी गायिका है, उसका स्वर बहुत ही अच्छा है, तो वो तल्लीन होकर के गाना गाने लगती है। और जैसे ही उमा अपनी निगाहें ऊपर करती है, वह शंकर को देखती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जैसे शंकर को देखती है, वह गाना वाना सब छोड़ देती है, चुप हो जाती है। अब रामस्वरूप बाबू कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? अपनी पुत्री से सवाल कर रहे हैं उमा से कि क्या हुआ, तुमने गाना पूरा क्यों नहीं किया, बीच में ही क्यों रुक गई? फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है भाई, अब लड़की को देखने आए हैं तो ठोक बजा के देख रहे हैं कि उसकी आवाज़ अच्छी है कि नहीं, वह चलती है कि नहीं अच्छे से, उसका शकल अच्छा है कि नहीं। तो इस तरह के सोच वाले लोग थे कौन? गोपाल प्रसाद जी। लेकिन अब समय के साथ ये सारी चीज़ें बदल रहा है। अब लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, तो लोग जितना तवज्जो लड़के को देते हैं उतना ही आज के समय में लड़कियों को भी दिया जाता है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जिस वजह से लड़कियां विकास नहीं कर पाती हैं।
अब आगे देखिए, गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आपकी लड़की अच्छा गाती है। किसे कह रहे हैं? बाबू रामस्वरूप को। उसी समय उमा क्या करती है? सितार रख करके अंदर जाने के लिए उठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अभी ठहरो बेटी रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं फिर उमा से कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग की भी है या नहीं? उमा चुप हो जाती है। फिर उमा के बदले कौन बोल रहा है? उमा के पिता बाबू रामस्वरूप। वह गोपाल प्रसाद से कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह तो तस्वीर टंगी हुई कुत्ते वाली इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे वाह, बहुत गुण है लड़की में तो। फिर कहते हैं कि सिलाई वगैरह आता है कि नहीं? अब इसका जवाब भी बाबू रामस्वरूप ही देते हैं। कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। और फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि सारा काम जो है वह उमा ही करती है, सब कुछ आता है उसे। हर पिता अपनी बेटी के लिए यही कहेगा, जैसा बाबू रामस्वरूप जी कह रहे हैं, तो सभी पिता ऐसा ही कहेंगे ताकि उनकी बेटी को अच्छा परिवार मिले। अब देखिए, गोपाल प्रसाद जी के प्रश्न जो हैं वह ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीता है। अब कहते हैं, तुम्हारे अंदर तो इतने गुण हैं, तुम अच्छा खाना, तुम अच्छा गा लेती हो, तुम बुनाई अच्छा करती हो, तुम पिक्चर अच्छा बनाती हो, यानी पेंटिंग अच्छा बनाती हो, तो तुमने इसमें इनाम भी जीते होंगे। लेकिन उमा इसका कोई जवाब नहीं देती है, वह चुप ही रहती है। उसके बदले कौन जवाब देने के लिए सकपकाते हैं? रामस्वरूप। अब फिर रामस्वरूप बाबू कहते हैं, जवाब दो उमा। रामस्वरूप जी कहते हैं कि ज़रा आप लोगों को देख करके शर्मा रही है, इनाम तो इसने काफ़ी जीते हैं। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब सारे जवाब कौन दे रहे थे? लड़की के पिता रामस्वरूप जी। तो इस पर गोपाल प्रसाद खींच जाते हैं और कहते हैं कि जितना प्रश्न मैं कर रहा हूँ उसके जवाब तो आप दे रहे हैं, आपकी बेटी तो कुछ बोल ही नहीं रही, थोड़ा इसे भी बोलने दीजिए। रामस्वरूप जी, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब उमा के पिता कहते हैं कि बेटी आपसे जो भी पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दो। अब उमा को देखिए बहुत ही गुस्सा आता है। उमा गुस्से में हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना चले जाते हैं। तो यहाँ पर उमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गोपाल प्रसाद जी की बातों से। तो बच्चों यहाँ देखिए, उमा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। वह गोपाल प्रसाद के बातों से बहुत ही झुंझला जाती है, जिस वजह से वह इस तरीके का जवाब देती है। कहती है कि जब कोई इंसान कुर्सी मेज़ खरीदने जाता है तो वह उससे इतने सारे प्रश्न नहीं पूछता, सिर्फ देखता है कि अच्छा है या नहीं, पसंद आया तो लिया, नहीं तो छोड़ के चला जाता है। अब उसकी इस बात पे रामस्वरूप जी चौंक करके खड़े हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, उमा उमा। जैसे होता है ना, एक पिता बेटी की इस प्रकार का जवाब सुन करके गुस्सा जाता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि गोपाल प्रसाद जी उनकी बेटी को पसंद करे, यहाँ तक कि उन्होंने झूठ भी बोला उनसे ताकि उमा की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए। और उमा का जवाब इस तरह का था तो वह बहुत ही गुस्से में आ गए। अब देखिए, उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। बहुत बर्दाश्त कर ली वो, तो अब चुप रहना मुश्किल था उसके लिए। कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगते, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदे। तो इस तरीके का वह जवाब देती है। कहती है कि बहुत हो गया अपमान पिताजी, अब हम ज़्यादा अपमान इनका नहीं सहेंगे, है ना। गोपाल प्रसाद जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अब उमा ने जब प्रश्न किया तो गोपाल प्रसाद जी की इज्जत उतरने लगे, और गोपाल प्रसाद जी तब से बैठे बैठे क्या कर रहे थे, सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, वो भी बेतुके सवाल।
उमा भी अब गुस्से में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर बच्चों शंकर के बारे में बात हो रही है कि अपने बेटे का चाल स्वभाव तो देख नहीं रहे कि वह किस तरह का इंसान है, और दूसरी की बेटी को परख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं कि वह कैसी है, अच्छी है कि नहीं, उसमें अच्छाई ढूंढ रहे हैं, और अपने बेटे की अवगुण जो है वह भी उसे नहीं दिख रहे। तो उमा गुस्से में ये सारी बातें कहती हैं। अब शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जब वह लड़की के हॉस्टल की बात करती है तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? क्योंकि रामस्वरूप बाबू तो यही कहते हैं कि उनकी बेटी 10वीं तक पढ़ी है। उमा के पिता चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास किए हैं। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यहाँ उमा जो है वह शंकर की खूब बेइज्जती करती है, क्योंकि वह उसी लायक का इंसान है। वह पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी बहुत ही घटिया प्रवृत्ति का है, यानी उसकी सोच बहुत ही निम्न स्तरीय है। तो यहाँ पर उमा सारी बातें बताती है, किसके बारे में? शंकर के बारे में। रामस्वरूप जी उमा को चुप करने के लिए कहते हैं, उमा चुप हो जाओ। लेकिन उमा जो है वह चुप नहीं होती, बोलती रहती है। अब इस पर गोपाल प्रसाद जी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढकर उठाते हैं, BA पास है। कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। और कहते हैं, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। अब देखिए, एक पिता अपनी पुत्री के अच्छे परिवार, अच्छे जीवन के लिए झूठ बोलता है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। अब देखिए, यह जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसका अर्थ होता है बच्चों आत्मसम्मान। क्या होता है? आत्मसम्मान। तो इसीलिए उमा कहती है कि आप जरा यह भी पता लगाइएगा कि आपके बेटे की आत्मसम्मान है भी या नहीं। पढ़ा लिखा तो है, लेकिन बहुत ही बेकार इंसान है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेवशी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। अब प्रेमा जो है, जो उमा की माँ है, वो बहुत ही घबरा जाती है कि उमा को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी सोचती हैं कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों, सबका अपना आत्मसम्मान होता है, हमें कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और यहाँ गोपाल प्रसाद और शंकर ने क्या किया? उमा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। प्रेमा उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, रतन जो उनका नौकर है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। वह कहाँ जाता है? मक्खन लाने के लिए। तो जब तक वो मक्खन लेकर के आता है तब तक इतने सारे घटना जो है वो घर में घट चुकी होती हैं। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है और नाटक यानी जो हमारा एकांकी है वह खत्म हो जाता है। तो बच्चों, ये एकांकी यहीं पर समाप्त होता है। एकांकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एकांकी बहुत बड़े होने की वजह से इसे कई पार्ट्स में बनाए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो या आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट लिख करके अवश्य बताएं।
वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के सार के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।